जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम हिंदी में आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो शब्द विचार के बारे में सभी लोगों तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? संदीप जी, कल्पना जी, आर बाय मायाराम। प्रश्न क्रमांक 1 में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 आपको दिए हैं ऑप्शन, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहां पर हेमलता जी उत्तर हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 4 और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, रंग शब्द से क्रिया बनती है तो कौन सी क्रिया बनती है? रंग से कौन सी क्रिया बनेगी? रंग से क्रिया आपको बतानी है, कौन सी क्रिया बन जाएगी। यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 में रंग से जो बनने वाली क्रिया है उस क्रिया का नाम क्या है वो आपको चयन करना है। चलिए तो फटाक से आप करें। रंग से बनने वाली क्रिया कौन सी है? और आपने बताया कि सर रंग से बनेगी कौन सी? रंगना। कौन सी बनेगी? रंगना। रंगना एक क्या है? क्रिया है। तो यहां पर 2 का आंसर हो जाएगा, रंग से बनेगी क्रिया बनानी है अपन को। संदीप जी, रंग से बनने वाली क्रिया होती है रंगना, है ना। और रंगना क्या है? क्रिया। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रंग से रंगना क्रिया बनती है ना। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रंग और ना, क्रिया में लास्ट में ना आता है, करना, जाना, है ना, देखना, रंगना। ये जो क्रिया है दोस्तों, इसमें लास्ट में क्या आता है? किसी कार्य को करने का इसमें बोध होता है या फिर उसमें होने का बोध होता है। ठीक है, तो यहां पर जो बनेगी वो रंगना बनेगी, रंगना यानी कि सी नंबर। ठीक है, फिर अगला बताना है आपको, शब्द की उत्तमावस्था कौन सी है? निम्न शब्द की उत्तमावस्था कौन सी है? निम्न की उत्तमावस्था बताना है। हाँ कल्पना जी, प्रश्न क्रमांक 3 में चयन करना है आपको कि शब्द की उत्तमावस्था कौन सी है। निम्नतम, निम्नता, निम्नतर या फिर न्यून। तो 3 का उत्तमावस्था बोला है। उत्तमावस्था जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? निम्नतम। वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। निम्न की उत्तमावस्था होती है निम्नतम और बी आपका बिल्कुल सही है, निम्नतम, है ना। और उत्तरावस्था पूछा होगा तो निम्नतर, है ना। तो यहां पर निम्नतम होगा क्योंकि उत्तमावस्था यहां पर पूछा है। और अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अनुराग ने फल खरीदे, आप जवाब करोगे, प्रश्न करोगे क्या खरीदे, क्या खरीदे? उत्तर आया फल खरीदे। और जब उत्तर में आपको कर्म दिख जाए, जब उत्तर में आपको कर्म दिख जाए तो आपकी क्रिया हो जाएगी सकर्मक। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुराग ने फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया है? और बिल्कुल सही बताया कि सर फल किसने खरीदे? अनुराग ने। अनुराग क्या है? कर्ता। फल क्या है? कर्म। आपने क्या किया? प्रश्न किया कि क्या खरीदे, क्या खरीदे। अगर उत्तर में आपको कर्म मिल जाए, कर्म, है ना, तो आपकी क्रिया सकर्मक। और अगर कर्म ना मिले तो आपकी क्रिया अकर्मक, है ना। तो हमें उत्तर में आ गया क्या खरीदे, आपका उत्तर आ गया फल। और फल क्या है? कर्म, है ना। तो यहां पर आपकी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक।
जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, ये कर्म के साथ आ रहा है। अनुराग ने फल खरीदे। सीता गीत गाती है, क्या गाती है? गीत गाती है ना? क्या खरीदे? फल खरीदे। यानी कि आपको उत्तर में मिल रहा है, कर्म उत्तर में आ रहा है, तब आपकी सकर्मक क्रिया होगी। जबकि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा सोती है, क्या सोती है? उत्तर मिल रहा क्या आपको? क्या सोती है? उत्तर नहीं मिला आपको। कौन सोती है तब उत्तर मिलेगा, लेकिन ये सकर्मक का उदाहरण नहीं है। आपसे सिर्फ क्या या किसे लगाकर आप प्रश्न करोगे, है ना, और आपको उत्तर में कर्म मिल जाए या उत्तर मिल जाए उसका, तो आपकी होगी सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो होगी अकर्मक। जैसे राधा सोती है, क्या सोती है? उत्तर मिला क्या? नहीं मिला। बोले सर क्या का उत्तर नहीं मिला, है ना? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है, राधा पर, तो कर्म का इसमें अभाव है। ठीक है, अब आपको 5 का उत्तर बताना है कि बोलने वाले वक्ता को क्या कहते हैं। जैसे मैं और हम, ये बोलने वाला वक्ता क्या कहलाता है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, रोती है, रोती है। हाँ, वेरी गुड अंकुर जी। तो बोलने वाली वक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। 5 का तो बिल्कुल सही बताया आपने कि सर इससे बोलने वाले वक्ता को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, यानी बी नंबर। ठीक है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, जबकि मध्यम पुरुष में तुम, आपका प्रयोग, और अन्य पुरुष में वह, राम आदि का प्रयोग होता है ना? तो उत्तम पुरुष में क्या होते हैं? मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, राम आदि का ये प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 में, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के दृष्टि से बताना है शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2। यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का चयन करना है, यहां पर व्युत्पत्ति की दृष्टि से बताना है। माला बैरागी जी, तो कितने होते हैं? 6 का बिल्कुल सही आंसर आया। कौन कौन से होते व्युत्पत्ति की दृष्टि से? आपको पता है, रूढ़, है ना, यौगिक और योग रूढ़, है ना? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं आपकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द। यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखते हैं दोस्तों कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये याद रख लेना है। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो वे योग रूढ़, है ना? जैसे मैं लिखूं जल, जल लिख दूं और इसका अगर खंड करूं, जा अलग है, ला अलग है, लेकिन इसका क्या नहीं निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़। ये क्या है? रूढ़। जैसे मैंने लिखा पाठशाला, पाठशाला लिख दिया, तो अब यहां पर शाला अलग कर दिया और पाठ अलग कर दिया, तो पाठ का अर्थ तो अपना निकल गया। बोले सर अध्याय है, ये तो पाठ है ना? शाला का विद्यालय है, यानी कि दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या है? योग रूढ़, है यौगिक। ये क्या है? यौगिक, है ना? और जैसे मैंने लिख दिया क्या, एक शब्द मैंने लिख दिया पीतांबर, पीतांबर लिख दिया और इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, कोई पीला है अंबर, जिसका तीसरा अर्थ निकल रहा है अर्थात श्री कृष्ण, तो वहां पर क्या होगा? योग रूढ़। बहुब्रीहि वचन के जितने, बहुब्रीहि समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समाज के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक और रूढ़ तो आपको समझ में आ गया। फिर अगला आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? लोग, गण, वर्ग या फिर घर, यानी कि 7 का उत्तर बताना है हमें। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है?
ये जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं दोस्तों, इनमें हमें देखा जाता है कि आप शब्द को दो खंड में बनाइए, अगर इनके सार्थक अर्थ निकलते हैं, है ना, इनके सार्थक अर्थ निकलते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, यौगिक, नहीं निकलते हैं तो रूढ़। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है, तो समूहवाचक नहीं है घर। कौन सा नहीं है, घर। घर समूहवाचक नहीं है, डी नंबर बिल्कुल सही है। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। इनमें से घर शब्द समूहवाचक नहीं है, अतः यह उत्तर डी उपयुक्त है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं। 8 का आंसर 8। जो शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण और क्रिया और दोस्तों विशेषण की अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता जो बतलाएं वो क्या कहलाते हैं। अपन बोलते ना कि क्रिया की विशेषता बताते विशेषण, है ना, और विशेषण और क्रिया विशेषण इन दोनों की विशेषता अगर बतलाए तो वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी बी नंबर। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, है ना, प्रविशेषण। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 9 में। उमेश यादव जी, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या है। प्रश्न क्रमांक 9, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या है। तब यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, यह पुस्तक अभी छपी है, यह जो है सार्वनामिक विशेषण होगी, डी नंबर। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सार्वनामिक विशेषण है जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। कि जैसे यह है, यह सर्वनाम है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इस संज्ञा के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, और यह सर्वनाम क्या कर रहा है कि दोस्तों संज्ञा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है यहां पर। ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो याद रखो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्द में कारक भी की विभक्ति पहचानना है हमें। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि संप्रदान मतलब होता है क्या, अलग होना, है ना। और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो रेखांकित शब्द में जो कारक हो जाएगा, कारक वो कौन सा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में उत्तर आया है क्या, अपादान, कोई संप्रदान, क्या होता है, वेरी गुड आंसर, अपादान, है ना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं और इसका उत्तर होगा क्या, अपादान। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वो कहलाता है दोस्तों अपादान। क्या कहलाता है, अपादान, है ना। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अलग होने के लिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान आपका बिल्कुल सही है, अपादान, वेरी गुड। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों यहां पर, बोले सर व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं।
यहां पर रेखांकित जो शब्द है वो उड़ान शब्द है। रेखांकित कौन सा है? उड़ान, है ना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अपादान से जुदाई होता है, वेरी गुड, अपादान से जुदाई होता है, अपदान से। और उड़ान ये है, उड़ान ये रेखांकित है, और उड़ान में हमें बताना था, तो उड़ान में भाववाचक है। कौन सी है? भाववाचक, है ना, भाववाचक। उड़ान शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना, भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, धर्म, अवस्था इनका बोध होता है तो भाववाचक। तो यहां पर उड़ान शब्द का बताना था हमें कि उड़ान में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, सी नंबर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें क्या कहा जाता है? योग रूढ़, योग एक रूढ़ या फिर अविकारी। अगर आपको रूढ़ या योग रूढ़ समझ में आ गया तो ये उत्तर गलत नहीं होगा आप लोगों का। 12 का आंसर देख रहे हैं, कौन कौन गलत कर रहे हैं, कौन सही कर रहे हैं। तो विकास जी, प्रश्न क्रमांक 12 में जीएस की क्लास होती है अभी 4 बजे। विक्की जी, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें क्या कहते हैं? तो लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर उन्हें कहते हैं रूढ़। और रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, है ना, और ये अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, है ना, ये वर्णों के मेल से बनते हैं, अन्य वर्णों के, है ना, और इनके कोई सार्थक खंड नहीं होते रूढ़ शब्दों के। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, हां, अविकारी तो अव्यय होते हैं, बिल्कुल होते हैं अविकारी। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता वे रूढ़ कहलाते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं वे कहलाते यौगिक, है ना, और वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जिन शब्दों को रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, यह भी आपको पता है। ठीक है, और अव्यकारी क्या होते हैं? अव्यय, अव्यय होते हैं, इनमें विकार नहीं होता। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं दोस्तों क्या? शब्द, शब्द कहते हैं। 13 में बिल्कुल सही है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है ना। कल किस प्रकार का शब्द है? कल, कल बताना है दोस्तों। अब ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको रूढ़ योग रूढ़ समझ में आ गया है। लोकेंद्र जी 14, कल किस प्रकार का शब्द है? और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर कल की अगर बात कर रहे हो आ जाएगा समझ में आर भाई। कल किस प्रकार का शब्द है? तो कल कैसा है? रूढ़, है ना, रूढ़ यानी कि रुचि पांडे जी 14-13 का बताया आपने, वेरी गुड। हेमलता सिंह जी योग रूढ़ क्यों बोल रहे हैं आप? आर भाई देखो रूढ़ शब्द कौन होते हैं? जैसे मैंने यहां पर लिखा कल, कल लिख दिया, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया पाठशाला, पाठशाला, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया क्या? यहां पर क्या लिख दें? दशानन, दशानन लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो कि ये जो कल है अगर इसकी हम खंड कर दें, ऐसे खंड कर दें, ये ला अलग हो गया, का अलग हो गया, तो ला का कुछ अर्थ निकल रहा क्या? बोले सर नहीं निकल रहा।
का कर निकल रहा, नहीं निकल रहा। अगर इनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी कि इनके खंड करने पर इनके अर्थ नहीं निकलते, तो ये होते हैं रूढ़। ये क्या होते हैं, रूढ़। अब जैसे पाठशाला है, इसके सार्थक खंड हो सकते हैं, जैसे पाठ एक, इसका एक अर्थ होता है पाठ का, शाला का भी एक अर्थ होता है, यानी कि दोनों के अर्थ निकल रहे, तो ये क्या कहलाती है, यौगिक, है ना। दशानन, दशानन में क्या होता है, दशानन में होता है दोस्तों कि इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण के, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से काल रूढ़ है, पाठशाला यौगिक है, दशानन योग रूढ़ है ना। और योग रूढ़ के जितने उदाहरण होते हैं वो बहुब्रीहि समास के होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द विकल्प सूचक है, क्योंकि, लेकिन, अथवा या तथा, विकल्प सूचक शब्द कौन सा है। पंद्रह का आंसर, और यहां पर 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हां, तीसरे अर्थ की चर्चा करते हैं। उत्तर हो जाएगा क्या, कौन सा शब्द विकल्प सूचक है, तो विकल्प सूचक जो हो जाएगा वो क्या होगा, अथवा, है ना। हम पहले बोलते थे ना, अपने जब पेपर देने जाते थे कि विज्ञान के चमत्कार निबंध लिखो अथवा गाय का निबंध लिखो, तो इनमें से या तो विज्ञान का लिख लो या फिर गाय का लिख लो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विकल्प सूचक हो जाएगा, कौन, अथवा। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वे शब्द जो वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, विकल्प सूचक कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, से विभक्ति है, से विभक्ति काय की विभक्ति है, से, यहां पर से विभक्ति बतानी है किसकी है, अधिकरण कारक की, अपादान कारक की, कर्म कारक की, या उपयुक्त में से किसी की नहीं। से विभक्ति किसकी मानी जाती है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा, बोले सर से की बात करते हो, तो अभी तो पढ़ा था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। और ये विभक्ति चिन्ह जो होता है से वाला, ये होता है अपादान, अपादान कारक का, यानी बी नंबर, ठीक है। अपादान कारक वह कारक है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अलग होना बताता है, अपादान, है ना। अपादान ये याद रख लेना, ठीक है, अलग होना बताता है अपादान। और यहां आया है दान, और दान हम क्या करते, जब कोई चीज हम दान कर देते हैं, कोई चीज दान कर देते हैं, जैसे मैंने ये पुस्तक दान कर दी, तो ये हमसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, दूसरी जगह पहुंच जाएगी, तो ये क्या हो गया, ये अपादान तत्पुरुष हो गया, ठीक है, अपादान। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 1, 2, 5 या 3। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपन ने पढ़ा था ना, से। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति हो रही दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने 3 देखे, है ना, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 देख लिए। अब हमें उत्पत्ति के आधार पर देखना है, तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये देखो। सबसे पहला तो तत्सम, पांच नहीं, पांच भी नहीं है, 4 होते हैं, 4 उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, 4 होते हैं, 4। डी नहीं लगाना इसको, कितने होते हैं अंकुर जी, उत्पत्ति के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, है ना। हाँ, 4 होते हैं, ठीक है, 4 उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर 3। सोलह का क्या, से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक की तो है।
नहीं नहीं, यहां पर संस्कार नहीं, यहां पर ये भी होते हैं, वो संकर नहीं होते, वो नहीं, ये 4 ही होते हैं, तत्सम, तद्भव, मूल रूप से, देशज और विदेशी, ये होते हैं। ठीक है, 4 नंबर। अब यहां पर देखो कि शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरिए। मूल रूप से 4 ही होते हैं। ठीक है, शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को स्थान में भरिए। संकर शब्द तो होते हैं, लेकिन ये मूल रूप से 4 ही माने जाते उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, विभक्ति पूछा, विभक्ति से विभक्ति चिन्ह, जुदाई नहीं, से विभक्ति भी अपादान से, करण से भी आता है, अपादान से भी आता है। जब आप विभक्ति चिन्ह की पूछते तो से ही लिखते हैं इसमें, अपादान से और करण से, लेकिन करण से का अलग अर्थ होता है, अपादान से का अलग अर्थ होता है ना। और वहां पर करण नहीं दिया है, अपादान वाला दिया है, तो उत्तर अपादान ही होगा उसका। शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरिए, तो वो है मात्र। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, उपरोक्त वाक्य में मात्र उचित निपात है। ठीक है, जिसका प्रयोग करते हुए वाक्य को सार्थक बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द कौन से हैं। 2 भाषाओं को मिलाकर के आ गया ना, वो संकर वाला। तो 19 का जो आंसर होगा कि 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए हुए जो शब्द हैं वो संकर हैं। कौन से हैं? संकर, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। वर्ण संकर शब्द ऐसे होते हैं जो पूर्णतः किसी एक भाषा के बोली ना होकर 2 भाषाओं के शब्दों के मेल में निर्मित होते हैं, जैसे हिंदी फारसी के हो गए, चमकदार, मोमबत्ती, इस प्रकार से, है ना। तो ये संकर शब्द होते हैं कुछ जो विभिन्न भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, यहां पर बताना है कि सीम ने कल खालिस्तान काम नहीं किया, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करना है। ये निपात कहलाता, निपात, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा इसका, हाँ, सी नंबर, संकर, ए वाला संकर है। वेरी गुड, ए वाला संकर है। 19 में 2 भाषाओं के सा वाला, है ना, यहीं पर भी कंफ्यूज हो जाते, ये सी नंबर होगा आपका। ठीक, संकर। सीम ने कल भी काम नहीं किया, कल भी काम नहीं किया, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा, डी। ठीक है, 20 का कल ही नहीं, कल भी काम नहीं किया। हाँ, ठीक है, निपात ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द वाक्य में शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है, निपात कहलाते हैं। निपात भी अब पढ़ लेना, शब्द पर बल देने के लिए। कल भी काम नहीं किया उसने, अपन बोलते कल भी काम नहीं किया उसने, है ना। यूं तो निपात का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परंतु जब ये निपात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के साथ अगर जुड़ जाए तो वाक्यों को क्या बना देते हैं? प्रभावशाली, गहरा बना देते हैं, है ना। कुछ प्रमुख निपातों के उदाहरण निम्नानुसार हैं। ये निपात कहलाते, निपात पढ़ लेना दोस्तों, कम ही लोगों पर बनते हैं निपात। बोले निपात क्या बलाय आ गई, है ना। ये निपात कौन कौन से? देखो, तक, भी, मात्र, केवल, ही, भर, सी, तो, अतः, तो ये आते हैं, ये निपात कहलाते हैं। अब आपको एक वाक्य दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए इसमें निपात कौन सा है, तो निपात आपको बताना होता है। तो आपको याद रख लेना है कि तक, भी, मात्र, केवल, ही, भर, सी, तो ये निपात कहलाते हैं जो वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं, है ना। बड़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। तो कैसी बनाई है? ठीक, करीब, लगभग या शायद। तो 21 में आपका हो जाएगा कि बड़ई ने मेज
ठीक बनाई है, ठीक, ठीक है, ये सॉरी ठीक, ए नंबर, ठीक बनाई है, ये नंबर सही होगा। ठीक है, निपात वह अव्यय होते हैं जिनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, परंतु इनका प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनको हमें याद रखना है। फिर देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण है जो, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा खाली स्थान है, इस वाक्य में उचित निपात लगाना है। सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा नहीं है, तक है, भोपाल है या फिर मैं है। बाईस, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा तक है, तक है यानी कि बी नंबर। ठीक है, तक है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहां पर देखो क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सुना खाली स्थान नहीं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर निपात भरना है। मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो सुना तो नहीं, मैंने सुना सा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं, क्या लगाओगे आप? सुना भी नहीं कि सुना ही नहीं, कौन सा निपात आएगा? दो में कंफ्यूज है। प्रश्न क्रमांक 23 और 23 का आपका सही होगा कि मैंने तो सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। हम बोलते ना कि पता नहीं आपने क्या बोला था, मैंने तो सुना ही नहीं, तो डी आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? 24 का आंसर बताना है। और अनुपम जी, संगीता जी, उत्तर आपका सही होगा। बोले सर वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि कहलाती है क्या? शब्द कहलाती है, शब्द, शब्द यानी बी नंबर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त निपात शब्द को बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इसमें हमें चयन करना है कि इसमें निपात बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें निपात बताना है आपको। क्या होगा निपात? निम्न नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त निपात शब्द को बताइए। अब आप लोग निपात समझ गए होंगे कि निपात क्या कहलाते हैं, है ना। तो मेरे तो गिरधर नागर, दूसरा ना कोई, इसमें निपात कौन सा होगा? 25। संदीप जी बिल्कुल सही, मतलब आप लोग निपात समझ गए हैं क्या होते निपात, है ना। जो ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हाँ, डेली होती है। तो होता है तो, है ना। ये जो तो है ये क्या है? निपात। मेरे तो गिरधर नागर, वाक्य को प्रभावशाली बना दिया गया। मुझे नहीं लगता कि अब कभी निपात आए और आप गलत करके आओगे, नहीं हो सकता गलत। रचना के आधार पर शब्दों के खालिस्तान भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताना है। प्रश्न क्रमांक 26, रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं तो कितने होते हैं? और 26 में हमें चयन करना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। ठीक है, ये रचना के आधार पर होते हैं शब्दों के प्रकार, इनको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बने उन्हें ना बने हो उन्हें रूढ़, जो किसी अन्य शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक। ठीक है, जबकि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़। ठीक है, इसको आपको चयन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दादाजी के चित्र को खालिस्तान उतारो। दादाजी के चित्र को खालिस्तान उतारो, इसमें सही निपात बताना है। कल तो थी क्लास, तो दादाजी के चित्र को
खालिस्तान आपको चयन करना है यहां पर कि दादाजी के चित्र को खालिस्तान उधारो इस वाक्य में सही निपात का चयन करना है साथियों। और 27 में हमें उत्तर बताना है कि मत उतारो, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। दादाजी के चित्र को मत उतारो और इसमें निपात हो जाएगा आ नंबर, ठीक है, आ नंबर। और सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के आधार के खालिस्तान आधार हैं, तो चयन करो जल्दी से, कितने आधार हैं? सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के खालिस्तान आधार हैं, तो कितने हैं? 2, 5, 3 या फिर 1? सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के दोस्तों कितने आधार होते हैं? 5 आधार होते हैं, है ना, 5। डी नंबर, किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे आना, घर, नीचे, मोहन, ऊपर आदि, ये क्या है? सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, है ना, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से 5 माने जाते हैं। अब देशज शब्द बताना है आपको। देशज शब्द कौन सा है? लोटा, कैंची, ऑलपिन या फिर नीलाम। देशज शब्द का चयन करें सभी लोग। उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, लोटा, ठीक है, लोटा, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लोटा आपका सही है, ये देशज शब्द है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा। अतः उत्तर अपूर्णतः क्या है? उपयुक्त है, ठीक है। अब आपको चयन करना है कि बस खालिस्तान यहां से मिलेगी। कहां से मिलेगी? बस क्या यहां से मिलेगी? बस क्यों यहां से मिलेगी? बस कहां? यहां से मिलेगी। क्या उत्तर होगा इसका सही? बस क्या यहां से मिलेगी? उत्तर आपका सही होगा। आप पूछते हो कि बस क्या यहां से मिलेगी, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। तो यहां पर दोस्तों हमने रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ा, है ना, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया। इन शब्द के, इन सब के आधार पर हमने पढ़ा है शब्दों को कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज और विदेशी कौन से होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी? बाकी आया हो या ना आया हो, सबसे पहले तो ए आया कि आपसे निपात बनने लगे, आप निपात कभी नहीं भूलोगे और गलत भी नहीं करके आओगे, ठीक है। दूसरा ए आया कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये दो चीजें आप नहीं भूलोगे। आज की क्लास में जो आपने सीखा वो दो चीजें आप सीख गए कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं और निपात क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज कभी भूलोगे क्या? कमेंट में बताओ जल्दी, किसको समझ में नहीं आया। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।